एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। दोस्तों, हम 3 क्लास ले चुके हैं केमिस्ट्री में। आज चौथा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दूसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज ही खत्म कर देने का। अगर आज खत्म नहीं होता तो कल निश्चित है कि कल दूसरा चैप्टर भी खत्म करके तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज चैप्टर का नाम है आम्ल, भस्म और लवण। आम्ल क्या होता है? आप बोलेंगे सर आम्ल क्या होता है, हम बताते हैं। आम्ल किसको कहते हैं? जिसको कोई पदार्थ है आपके पास, पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान घेरे, जिसमें रुकावट हो, जिसमें वजन हो, भार हो, वो सब पदार्थ होता है। ठीक है, तो मान लेते कोई पदार्थ को लिए, उसको चाटे, बड़ा मजा आया, खट्टा लगा। अगर आपका चाखने के बाद अगर खट्टा लग जाए तो समझ लेना वो आम्ल है। जिस पदार्थ को लाए, बड़ा मजा आया रे, खट्टा लगा रे, तो खट्टा लगेगा तो आम्ल। बोले लाए, हाँ तितो अच्छा लगे रे, अगर तितो लग गया तो भस्म है। फिर इसको लवण किसको तब कहेंगे? लाए, नमचैनी लगा बहुत ज्यादा, अगर नमचैनी लग गया मतलब नमकीन जैसा लगा तो समझ लेना वो क्या होगा? लवण होगा। तो समझ में आया? चाखेंगे खट्टा तो अम्ल, चाखे करवा तो भस्म, चाखे नमचैनी तो लवण होता है। तो सबसे पहला एग्जाम में तुमको आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि आम्ल के गुण बताइए सर, क्या क्या गुण है। गुण से हम बोलेंगे कि सर मेरा गुण क्या है, मेरे गुण में आप जो जो देखिएगा तो बता दीजिएगा, उसी पर आपका भी गुण देखेंगे। हाँ, आप व्यवहार में अच्छे हैं, आप खाने में अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और शांत बच्चे हैं, तो आपको गुण हुआ। अगर मान लेगा आप गुण क्या होता है, भला कभी कभी कर देते हैं, ये गुण हो गया। तो लेकिन आप गुण नहीं हमको लिखना, ये अम्ल को आप मान ले तो अम्ल दे दी, बोले लीजिए सर अम्ल, स्वाद में खट्टाई, इसका अम्ल का क्या गुण बताइएगा? सबसे पहले चाखेंगे, अच्छा है अम्ल में स्वाद में खट्टा है। लेकिन अगर सब पदार्थ को अगर चाख के पता करेंगे कि ये अम्ल है कि भस्म है कि लवण है, तब तो आप गए, क्योंकि मतलब आप चाखे अम्ल है भस्म है, लेकिन पता चला जैसे चाखे ना जहर था, जैसे चाखे गायब। इसीलिए सब पदार्थ को हम लोग चख करके नहीं बताएंगे। तो अब एक वैज्ञानिक है, उसका नाम आर्हेनियस था। वो कहते हैं देखिए बाबू, आप लोग कैसे हम लोग के पता करते हैं, भस्म को पता करते हैं, लवण को पता करते हैं? कल सर हम तो बोले चाख के पता करते हैं। अकेले के मान लेते जहर रहेगा तब, अगर चाखे तो गायबे ना हो जाइएगा, क्योंकि आपको चखने का कोई जरूरत नहीं। अब मेरा नाम है आर्हेनियस, IMA आर्हेनियस, मेरा नाम है आर्हेनियस। हम आपको बताते हैं कि अम्ल का पहचान क्या होता है, अम्ल कैसे पहचानेंगे अम्ल है करके। देखिए, मान लेते तो कोई जिस पदार्थ को पहचानना है कि अम्ल है कि भस्म है, उसको लाइए आप पानी में डाल दीजिए। जैसे पानी में डालिएगा, अगर पानी में डालने के बाद अगर H+ उससे आयन निकल रहा है, H+ आयन, तो समझ लेना कि ये अम्ल है। मान ले डालने के बाद OH आयन दे रहा है, तो समझ लेना वो भस्म है। हम अम्ल का गुण क्या पढ़े? अम्ल स्वाद में कैसा होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसा होता है? खट्टे होते हैं। दूसरा अम्ल का गुण पढ़े, अम्ल का pH मान 7 से 7 होता है, 7 से कम होता है। बोलेंगे सर pH मान क्या होता है? pH मान हम लिखाएंगे अभी जस्ट, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, मतलब हाइड्रोजन आयन कितना है, कितना गहरापन हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए स्केल बनाया गया। उसी स्केल को हम लोग pH स्केल कहते हैं। सोरेनसन ने इसको बनाया था। तो आपको पूछ सकता है कि अम्ल का गुण क्या था? बोलेंगे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो दूसरा बोलेंगे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और दूसरा अम्ल का गुण पढ़ेंगे, बोलेंगे अम्ल को जल में डालने के बाद H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन। और तीसरा अगर बात बोलना है तो बोलेंगे कि तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा तो बोलिए दिए कि मतलब कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो 3 गो अंतर आप लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर भस्म का भी एक के साथ समझाते हैं कि भस्म का क्या गुण है। जिससे देखिए, एक तो पता है, एक तो हम पहले जो बचपने में जो है, बचपने में जो है चाखे कड़वा लगा, अगर कड़वा लगा तो भस्म है। इसका मतलब पहला गुण समझ में कि अम्ल का भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और दूसरा भस्म का बोले कि भस्म को जल में डाल देना। आर्हेनियस चाचा बोलते हैं कि भस्म को जल में डाल देना। अगर जल में डालने के बाद अगर OH माइनस आयन दे निकल रहा है उससे, तो समझ लेना वो भस्म है। तो मतलब जल में डालने के बाद OH माइनस आयन निकलना चाहिए, तब समझ लेना भस्म है, भस्म है। और तीसरा है कि ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल अगर कोई चिविलियन है, उसमें अगर भस्म को डाल देंगे वो नीला हो जाएगा। और अम्ल का गुण था कि नीले को लाल कर देना। अगर नीला जलीय विलयन है, मान लीजिए विलयन है तो नीला है, उसमें जैसे अम्ल को डाल देंगे ना वो लाल हो जाएगा।
समझ लेना वो अम्ल है, तो ये अम्ल का गुण हुआ। तो सारा गुण को पहले लिख लेता हूं, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे अम्ल के गुण निम्नलिखित है। अम्ल के गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा गुण है, अम्ल जल में घुलकर, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और तीसरा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये 3 गुण लिख लिए हम लोग अम्ल का। अब समझते हैं भस्म का गुण। लिखते हैं, भस्म के गुणों को लिखें। चलिए हम इसका भी आंसर लिखना चाहेंगे। भस्म के गुण निम्नलिखित हैं। भस्म के गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भस्म का स्वाद, भस्म का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है। दूसरा, भस्म जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तीसरा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये 3 गुण पढ़े दोस्तों, और तीनों गुण का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, पूरे विश्वास है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल देखिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है, उसकी सांद्रता को, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, उसमें कितना मतलब कि उसका गाढ़ापन है विलयन में। तो कोई विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, कि बोला कि उस स्केल को पीएच स्केल कहता है। और उस स्केल में ये बोला गया, अगर जिसका जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होता है वो तो क्षारीय होगा। अगर जलीय विलयन का पीएच मान अगर 7 ही होता है तब तो वह उदासीन विलयन होगा। बस इसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता को ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। जैसे दोस्तों समझिए, मान लेते हैं ये एक स्केल है, इसमें ये बताया गया कि मान लेते हैं यहाँ इसको 7 ले लिया, ठीक है, ये 7 है, तो अगर 7 होगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान, तो वो समझ ले उदासीन है। अगर 7 से अधिक है, इधर 7 से अधिक, अगर 7 से अधिक जलीय विलयन का पीएच मान है तब तो वो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम है, 7 से इधर देखिए कम है, तब उसका पीएच मान वह जब विलयन होगा तो वह अम्लीय होगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आया, अगर पीएच मान, और पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है इधर, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय है, अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है, अगर 7 से कम है तो समझ लीजिए वो क्या है, उदासीन। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय। ये जो स्केल बनाया गया है ना, इसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, धोने का सोडा का उपयोग बताइए। धोने का सोडा समझते हैं ना, धोबिया लोग यूज करता है सोडा का। धोबिया यहाँ जाएंगे ना, वो एक सोडा यूज करता है, जो कपड़ा आप साफ करने के लिए देते हैं धोबिया को। वो क्या करता है, वो कपड़ा में अगर दाग धब्बा रहता है ना, धोबिया सोडा लेते हैं, उसको साफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ करेंगे, बोलेंगे कपड़े की सफाई करने में, जो कपड़ा साफ करते हैं। दूसरा उपयोग करते हैं हम लोग कागज बनाने में, अगर कागज जो बनाते हैं तो वहाँ भी हम लोग धोबिया सोडा का उपयोग करते हैं। अगर बात करें तो अगला है कांच बनाने में, अब जो कांच बनाते हैं उसमें भी आप धोबिया सोडा का यूज करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग पहले बोले कि कपड़े के सफाई करने में, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, और दूसरा जल की जो अस्थाई कठोरता है, कठोर अगर जल है उसको कठोरता को दूर करने में भी धोबिया सोडा का उपयोग किया जाता है। और 3 उपयोग पड़े, सबसे पहला क्या बोले, कपड़े के सफाई करने में धोबिया लोग यूज करते हैं, धोबी लोग। और दूसरा बोले कि कांच बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा बोले कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ये 3 उपयोग का याद रखिएगा धोबिया सोडा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, अभी लिख देते हैं इसका हम डिफिनेशन, ठीक है। अब लिखिए, सबसे पहले धोने की सोडा के उपयोग बताएं। उपयोग लिखे, धोने के सोडा के उपयोग लिखे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन में लिखेंगे इसका आंसर में, धोने की सोडा के उपयोग निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, धोने की सोडा का, धोने की सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। लिखने की भी तरीका आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित है, धोने के सोडा का उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहला उपयोग याद रखिएगा, इसका उपयोग कपड़ा को धोने में किया जाता है, धोने में किया जाता है। अब देखिए दूसरा अगर उपयोग बात करें तो बोलेंगे इसका उपयोग कागज और कागज का, हाँ कागज, इंक खत्म हो गया लगता है, कागज, कांच आदि बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग की बात करें तो बोलेंगे इसका उपयोग जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में किया जाता है,
किया जाता है। अब 3 उपयोग हम लिख दिए दोस्तों। इसका उपयोग कांच कागज बनाने में कैसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, या जितना नंबर हो क्वेश्चन हो, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, या अथवा ऐसे पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे या विरंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूर्णों का सूत्र होता है CaOH2। जब शुष्क बुझा हुआ चूर्ण लेना, उस पर 40 डिग्री ताप पर गर्म करना है, और जैसे गर्म करेंगे उसमें क्लोरीन 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस को जैसे डालेंगे ना, तो हम लोग क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा या ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या लेना, जो बोलेंगे जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस को डाला जाता है, तब क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जो कि आप लोग देखे होंगे, जब महकता है नाली उली ना, वहाँ छिड़काव कर देता है, बड़ा महकता, उजला उजला मिलेगा, दुकान में जा खरीद लीजिएगा, तो बड़ा महकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो क्या बोला, जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो वही और लिखेंगे कैसे दोस्तों, लिखेंगे जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर, शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब विरंजक चूर्ण बनता है। तब विरंजक चूर्ण बनता है। आप जैसे हम दोस्तों लिख सकते हैं, आपको सबसे पहले ये बता लेनी चाहिए कि विरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूने का, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CaOH2। और उसके ऊपर हम लोग कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस, मतलब Cl2। और कितना डिग्री ताप देंगे सर, 40 डिग्री ताप दीजिए ना, और जैसे 40 डिग्री ताप देंगे तैसे बनेगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl × Cl। ये क्या है, किसका सूत्र है सर, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। यही हमको तो बनाना था विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बन गया। और ये कौन सा गैस है सर, क्लोरीन गैस है, गैस है। अब उसके बाद ये क्या है सर, बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा चूना। अब इस पे कौन कितना डिग्री ताप दिए सर, 130 डिग्री ताप किया। उसके बाद थोड़ा मोड़ा जब गर्म कीजिएगा, तो उसके बाद जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो हम क्या डेफिनेशन पढ़े, जब शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस को डालते हैं, तब क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, जो कि सफेद रंग का आता है, बड़ा महकता है। अब जाइएगा ना, तो सफेद रंग का चूर्ण होता है, सब महकेगा बहुत, क्लोरीन जैसी गंध देता है। पूछ देगा विरंजक चूर्ण से कौन सी गंध, किसकी तरह गंध देता है, क्लोरीन गैस की तरह गंध देता है, क्योंकि क्लोरीन गैस को उसके ऊपर डाला जाएगा ना, उसीलिए क्लोरीन गैस की तरह गंध देता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का वर्णन करें।
देखिए सर कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो इसके बनाने की विधि बताइए कि कैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। तो याद रखिएगा, जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर सावधानी पूर्वक जब गर्म करते हैं ना, हाँ सावधानी पूर्वक जब गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बोलिएगा, जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर, सेल्सियस ताप पर जब सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तब बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप देखे होंगे, किसी का हाथ जब टूटता है ना तो उसको प्लास्टर कर देता है, ऐसे करके उजला उजला होता है, ऐसे वैसे करके रहता है, वही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब वो दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुट्टी जो देखता है घर में करता है, पुट्टी नहीं करता है, उजर का पुट्टी करता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। पहले उपयोग हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे कैसे, बोलेंगे जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर सावधानी पूर्वक गर्म करता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, बोलेंगे जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर सावधानी पूर्वक गरम करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिए। अब रिएक्शन में लिखेंगे जैसे हम करके। आप जिप्सम का सूत्र याद रहना जरूरी है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जब इसको गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे, ये मेरा है जिप्सम, ठीक है। जब जिप्सम को गर्म करेंगे ना उसके बाद बनेगा CaSO4 × हाफ H2O, और उसके बाद प्लस 1.5 H2O बाहर निकलेगा, हाफ H2O 2 H2O है ना, उसके बाद 1.5 H2O जो भाग जो है ना जल निकलेगा, मतलब बाहर निकलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 भाग जल है तो 1.5 आधा भाग यहाँ 1.5 भाग यहाँ, 2 भाग ना निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि यही मेरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम डिफिनेशन ये पढ़े कि जब जिप्सम को, ये जिप्सम है सीमेंट समझ लो है, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, उसके बाद ये जल क्या हो गया, बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब इतना डिफिनेशन हम लोग पढ़े कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं। आप समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो क्लीन कर दिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में आएगा। इसमें हम लोग 99% गारंटी मार देते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इंपोर्टेंट अंतिम क्वेश्चन और बहुत बढ़िया ये दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोगों को लिखें, उपयोगों को लिखें। देखिए हम दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला देखिए दोस्तों, हम ये समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी जो बनाए जिप्सम को गर्म करके, इसका कहाँ उपयोग करेंगे। सबसे पहला उपयोग, डॉक्टर लोग अस्पताल में हड्डी टूटी फूटी हड्डी को जोड़ने में, अगर किसी का हड्डी टूट गया उसको जोड़ना है हड्डी को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है उसको बंडेज कर देते हैं, ना बोलता पक्की बंडेज कर दिए, वही किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया है। और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है खिलौना बनाने में, खिलौना बनाना है ना तो वहां पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और तीसरा है प्रयोगशाला में, जहाँ की लैब है वहां पे अगर गैस ज्यादा लीक हो रहा है, गैस की रिसाव को रोकने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। गैस को रोकना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे लेकर के पानी में उसको चिपका देता है, गैस बंद हो गया लीक होना। इसका मतलब गैस के रिसाव को रोकने में क्या जाता है।
और तीसरा उपयोग है मूर्ति का सांचा बनाने में। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर मूर्ति बनाना है, मूर्ति का सांचा फरमाना होता है मुखड़ा, वो बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो 3-4 बात जो है, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, उसके बाद और बड़े अस्पताल में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, उसके बाद मतलब प्रयोगशाला में गैस के रिसाव को रोकने में किया जाता है। तो 4-5 उपयोग करें, सारा को लिख लेते हैं आज, ठीक ना। बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अस्पताल में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अब दूसरा उपयोग अगर बात करें, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। खिलौना बनाने में किया जाता है। चौथा लिखेंगे, इसका उपयोग प्रयोगशाला में गैस के रिसाव को रोकने में किया जाता है। रोकने में किया जाता है। दोस्तों हम सारा क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है ना। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये आपको अगर दिक्कत होता है, सर समझ में नहीं आता है कि आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो आप हमको मतलब कि एक नंबर है, कल जो दिए थे नंबर 9608134377, इस नंबर पे कॉल करके आप PDF व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप फिर भी आप इस नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हैं हमको समझ में नहीं आता है। और दूसरा, अगर आपको किसी भी विषय में समस्या हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बोल दीजिए सर इस विषय में समस्या, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल पूरे जोश के साथ। और आज हम लोग दूसरा चैप्टर खत्म कर दिए, आप कल तीसरा चैप्टर में साथ धातु में मिलेंगे जोश के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।